नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Prem and I'm in front of all of you with the next session of Sprint X. तो yes, you heard it right. आज का हमारा सेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. पिछला सेशन हमने लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए. एंड हियर वी गेट इनटू द सेशन. ठीक है. और वैसे सारे लोग नीचे जरा लिख कर बताओ कितने लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन देख लिया है, उसके क्वेश्चंस बनाए हैं, बिकॉज मैंने एक होमवर्क भी दिया था. हैव यू ऑल डन इट? जल्दी बताओ. चलो भाई शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग दो चीजें करने वाले हैं. nth टर्म ऑफ एन एपी करने वाले हैं और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस बनेंगे. तो चलिए करते हैं. अच्छा, और शेड्यूल भी देख लो भाई. तो 5 अप्रैल जैसा बताया था क्वाड्रेटिक, फिर एपी, 8 अप्रैल सर्कल्स, 10 अप्रैल कंस्ट्रक्शंस. ठीक है. तो ये रहा मेरा शेड्यूल. और बचे हुए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स. तो ये सारे डेट्स. अच्छा, ये हो सकता है क्योंकि ये सेशन मैं आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये डेट्स चेंज हो सकते हैं. तो अगर ये डेट्स चेंज हो गए हो और ये सेशन आपको बाद में दिख रहा हो तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक्चुअली ये सेशन मैंने पहले आपके लिए बना दिया है. बीच में कुछ चेंजेस अभी सुनने में आ रहे हैं, तो हो सकता है डेट्स चेंज हो जाए. ठीक है. तो उसके लिए आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा, जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि चैनल पे जो भी सब्सक्राइब करे रखेगा उसको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि भैया अभी ये है, ऐसा है, वैसा है. तो वो सारे चेंजेस आपको वहां पे दिख जाएंगे. ठीक बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा आपका फिजिक्स का शेड्यूल, अभिषेक सर का. एंड देन ये अनुभा मैम का शेड्यूल. मूविंग ऑन अमृत राज सर, एंड देन अंकना मैम एंड अमित रोरा सर. तो ये शेड्यूल अगर चेंज हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा चैनल पे अपडेटेड रहिएगा, वहां से आप शेड्यूल उठा लीजिएगा. हर रोज जब चैनल पे जाओगे वेदांतु मैथ पे, तो आपको सारे दिख जाएंगे, सारे वीडियोस की कब कहां पे क्या आ रहा है. ठीक है. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन. देखते हैं कितने लोगों ने बनाया था. कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of potteries in a day. It was found that the cost of production of each article was ₹5, more than twice the number of potteries produced in a day. तो मुझे नहीं पता है कि नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना है. ये पता है क्या? ये नहीं पता है. तो मुझसे पूछ भी क्या रहा है? मुझसे पूछ भी यही रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड. तो एक दिन में कितने पॉट प्रोड्यूस होते हैं, इसका नंबर बताइए. तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसी चीज को x मानूंगा. नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस्ड इन अ डे x. अब कॉस्ट कैसे निकाला? इट वॉज फाउंड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज ₹5, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. 5 ज्यादा किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. ₹5 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. ये है आपका कॉस्ट. ये है आपका कॉस्ट और ये है नंबर ऑफ पॉट्स. नंबर ऑफ पॉट्स. ठीक है. अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे वॉज ₹168, मतलब इस एक दिन में 168 रुपए खर्च हुआ टोटल प्रोडक्शन में. तो एक को प्रोड्यूस करने में इतना पैसा लगा और टोटल इतने प्रोड्यूस किए गए. तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पॉट इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट. ऐसा ही करोगे. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. अब आप जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 5 + 2x, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 168, बिकॉज यही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यही है ना. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 168 के इक्वल कर दो. x इंटू 5 + 2x को सॉल्व करो. तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x² + 5x, और ये 168 को इधर ले आओ तो -168 = 0. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है. दिस इज 2x² + 5x - 168 = 0. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे 21 × 8 × 2 ऐसा कुछ आ रहा है. तो 16 और 21, हाँ 16 और 21, तो ये बन गया 2x² + 5x चाहिए ना. तो 21x - 16x, ऐसा 21 - 16 कितना होता है? 5, और यहाँ पे -168 = 0. अब आप इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से -16 आएगा. तो x - 16 एक बना और एक बनेगा 2x + 21. दो फैक्टराइजेशन हो गए एंड हेंस यू गेट द फाइनल आंसर कि भैया x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 16, बिकॉज यहाँ से तो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स तो हो नहीं सकते. तो x की वैल्यू 16, मतलब 16 पॉट्स बनाए जाएंगे एक दिन में. और एक पॉट का दाम क्या है? 16 × 2 = 32 + 5 = 37. 37 रुपए का एक पॉट, और टोटल 16 पॉट उस दिन बनाए गए. एंड हेंस दैट इज द आंसर. ये तो नेगेटिव है, हट गया. यहाँ पे 8 कैसे आया इनका? सही.
तो यहाँ से 2x इन्होंने, अच्छा इन्होंने इसमें और इसमें कॉमन लिया। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया लगता है। अच्छा भाई रुक जाओ, मेरे को देखने दो, हो सकता है मैंने गलती किया हो, मैंने कॉमन निकाल के देखा नहीं था। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 2x + 21 बैठेगा, और यहाँ से अगर 16 निकालेंगे तो अच्छा 21 नहीं बैठेगा। अरे 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 अरे, हाँ मैंने गलती किया। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकालने में गलती किया है। तो सारे लोग ज़रा ध्यान से देख लो भाई, ये जो आपके पास आया है टर्म्स, इसको आप थोड़ा ध्यान से कॉमन निकाल लेना। मैंने निकाला नहीं था, ऊपर से 21 और 16 निकाल दिया था। तो 2x² और 16x में अगर कॉमन लोगे तो 2x दिख रहा है कॉमन, और बचेगा क्या यहाँ x, और यहाँ से 2x निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा -8। ठीक बात। और प्लस अब 21x और -168 में कॉमन लोगे तो यहाँ से निकल रहा है 21 कॉमन। क्या निकल रहा है? 21। और बचेगा क्या? x - 8, बिकॉज 8 × 21 168 होता है। तो अगर ये निकल गया तो अब आपका = 0 करोगे तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है x - 8 कॉमन, और 2x + 21 उधर बच रहा है। तो हेंस यू गेट x - 8 × 2x + 21 = 0, और अब आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ से 8 बनेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई, एंड हेंस दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉट 8 हो गया। कॉस्ट निकालोगे तो 2x + 5 से निकाल देना, तो 8 दूनी 16, 5 21, 21 रुपए का एक पॉट। दीज आर द होमवर्क रॉकर्स, तो तालियां हो जानी चाहिए इन सब के लिए। तो प्रखर श्रीवास्तव, फिर ऋषु राज गुप्ता, एंड देन प्राची धामी। एक मिनट, मीटर इज करेक्ट? ओके, लगता है ये गलत डाल दिया गया है, ये फिजिक्स वाले सेशन का उठा के मैथ्स में डाल दिया गया, इजंट इट? सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, वेरी सॉरी, ये गलत है। मैं अपने सेशन का डालने बोला था, लगता है इन लोगों ने कुछ दूसरे सेशन का डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन पीपल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 2 मार्कर क्वेश्चंस। ओके, हियर वी गो। पहला सवाल एपी का। तो एपी का पहला सवाल 2 मार्कर। शो दैट a - b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन एपी। कैसे शो करेंगे? देखो, एपी में शो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि क्या आपका मतलब 2 तरीके हैं। अगर आपके पास 3 टर्म है a b c, और अगर तीनों एपी में है तो या तो आप ये कर दो कि b - a इक्वल प्रूफ कर दो c - b के, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों बीच का डिफरेंस इक्वल है, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस एपी होता है। ऐसा शो कर दो, या फिर इसी को जब तुम सॉल्व करोगे b को इधर भेजोगे और a को इधर भेजोगे तो ये सब b, ये -b इधर आके +b होता है, तो ये हो जाता है 2b = a + c। तो या तो आप ये शो कर दो, आपको जो आसान पड़े। आप या तो करो कि भैया पहला और आखिरी टर्म का सम करेंगे ना तो बीच वाले टर्म का डबल होगा, ऐसा शो कर दो, या फिर दोनों का डिफरेंस शो कर दो। अब आपको देखना है कि आसान क्या पड़ रहा है। तो यहां पे मेरे हिसाब से आसान पड़ेगा ये वाला। कैसे? जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, पहले और आखिरी को ऐड करके देखो एक बार, तो पहला वाला क्या है? a - b का होल स्क्वायर, ये होगा a² + b² - 2ab। और आखिरी वाला क्या है? ये है a + b का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे तो a² + b² + 2ab। अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो, फर्स्ट और लास्ट को a + c जैसा करते हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, -2ab + 2ab। a² क्या हो गया? 2a², और b² क्या होगा? 2b²। तो 2 कॉमन लेके a² + b², नहीं आ गया इसका डबल। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो अब आप बस सिंपल लिख दोगे दैट दिस एम्प्लॉइज a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a² + b²। अब आपने जैसे ही लिख दिया उसके बाद लिख दो हेंस प्रूव्ड। 2 नंबर में इतना ही है, इतना काफी है। समझ गए? तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज लगाना है, ये वाला लगाना है या ये लगाना है। अगर माइनस करने से आसान होता तो मैं माइनस कर देता, नहीं तो इससे ज्यादा आसान बन रहा है, यही कर लो। हालांकि ये भी करते तो भी आंसर आता, लेकिन उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता। बस इतना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन आ गया, hence the given terms are in AP। ठीक है, चलो find the sum of first 8 multiples of 3। 3 का पहला 8 मल्टीपल का सम बताइए। तो 3 का पहला मल्टीपल 3 होता है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 ... 8th मल्टीपल 8 3 = 24 होगा। क्लियर है एकदम? टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? ये तो 8 टर्म्स हैं। सम ऑफ n टर्म्स आता है क्या हमें? बिल्कुल आता है। सम ऑफ n टर्म्स n/2
और एक आसान फॉर्मूला आपने को पता है a प्लस एल। दो फॉर्मूले होते हैं ना, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो n नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? हाँ पता है, 8 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म पता है क्या? हाँ पता है, 3। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए, और वो इस केस में पता है, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट लगाया, नहीं तो ये शॉर्टकट नहीं लगा पाते। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो लास्ट टर्म अपने को पता है 24, लिख दिया 24, 2 से कटा 8 4 बार में, 24 और 3 27, 27 चौके 108 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आ गया आंसर 108। सुपर इजी। वैसे 2 नंबर में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 2 नंबर में आसान आसान सवाल ही आते हैं, उससे ज़्यादा कठिन तो नहीं आएगा। तो बड़ा सिंपल सा 27 इंटू 4 108 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 मार्कर देखो, फाइंड द सम, इन सबका सम निकालना है। अगेन पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, तो a और l पता है तो शॉर्टकट लगा सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मूला लगाओ उसके लिए, चाहे बड़ा वाला फॉर्मूला SN का लगाओ चाहे छोटा, आपको n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। वो यहां नहीं दिया है, तो आपको फर्स्ट फेज में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। वो कैसे निकालोगे? देखो a तो पता है, कॉमन डिफरेंस भी तुम निकाल ही लोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 माइनस 5, तो ये भी आ गया -3। तो a पता है, d पता है, l पता है। l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को क्या हम tn भी लिखते हैं? nth टर्म, लास्ट टर्म, an सबसे लिखते हैं। तो tn अगर ये यही है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव पेपर में आपको हर जगह ये सब फॉर्मूले लिखने जरूरी है, क्योंकि इस पे भी नंबर होता है। आप चाहो तो तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, tn की वैल्यू लिखो, an माइनस वन इंटू डी, सबका वैल्यू लिख दो, बट उसमें नंबर चले जाएंगे, तो ऐसा मत करना। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू डालो, तो tn का लास्ट वैल्यू क्या है? -230 इक्वल्स टू a की वैल्यू दिख रही है -5 प्लस n माइनस 1, यही तो निकालना है n, और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है -3। ठीक है, अब इस -5 को इधर ले जाओ तो +5, और ये बन गया -225 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। अब माइनस माइनस काटो, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके 7 या 21, 7 पचे 35, 75, और ये n माइनस 1 को इधर ले आओ, तो बड़े सिंपल तरीके से दिख रहा है कि n की वैल्यू 76 आ रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अब आ गए तुम्हारे पास, n की वैल्यू इधर आके 76। अब जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 76 आया, SN लगा दो बेटा, तो n/2 इंटू a प्लस एल, यही होता है फॉर्मूला। n अपने को अभी पता चला 76/2, फर्स्ट टर्म है -5 प्लस लास्ट टर्म है -230। ठीक है, बढ़िया। अब इससे काटापीटी करो, काटापीटी करोगे तो यहाँ हो गया 38, और इंटू यहाँ पे हो गया -5 और -230, तो -235 बेटा। अब इसके आगे तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। 4 40 तो 470, और इफ आई एम 940 तो 940 9400 माइनस, और यहाँ पे करना होगा 40 माइनस, तो प्लस 2 तो 470, ऐसा कुछ आएगा। तो 9,000 8,930 8930 माइनस 8930 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। n76 तो सही है, -8930 बिल्कुल सही है। अब हाँ, एक बात और बताया तो यहाँ पे बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये कैलकुलेशन कैसे किया, वो बाकी सब में इंटरेस्ट नहीं, सर ये कैलकुलेशन इतना जल्दी कैसे किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो आपको क्लास 8 में पढ़ाते थे, बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। वही सब कर रहा हूँ, दैट्स इट। 38 को लिख दिया मैंने 40 + 2, बस। अब आप 40 - 2, तो आप 38 को 40 - 2 लिखोगे तो 40 इससे मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि 235 का डबल किया 470, मन में ही हो गया 470 का डबल किया तो 940, तो 940 तो 9400 आ गया, और -2 मतलब डबल करके माइनस कर दिया, दैट्स इट, सिंपल था। तो आप भी ये सब कर सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर इज -8930। कूल, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। फोर्थ टर्म मतलब A4 या T4 जो कह लो, T4 क्या है? 0 है, अच्छी बात है। A4 और T4 को हम क्या कहते हैं? A4 या T4 का मतलब होता है A + 3D। कहां से आया? A + n - 1 × D।
तो n की जगह पे अगर 4 लिखोगे तो 4 - 1 मतलब 3d, तो a + 3d क्या आया 0। प्रूव दैट इट्स 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। क्या बोल रहा है, 25th टर्म जो होगा इसका A25 जो कि होता है a + 24d, ये जो है ये इसके 11th टर्म का 11th टर्म मतलब a + 10d, इसका 3 गुना होगा। तो पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इतना तो आ गया। तो एक रिलेशन मेरे पास यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a + 3d = 0, ये दिया हुआ है। 4th टर्म ऑफ द AP इज 0, तो यहां से a की वैल्यू निकालो, ये होगा a की वैल्यू -3d, हो गया। तो a की वैल्यू -3d और इस वैल्यू को यहां भी पुट करो और यहां भी पुट करो, दोनों जगह। तो अगर यहां -3d डालते हो तो क्या आएगा, -3d डालोगे तो ये हो जाएगा -3d + 24d, ये वैल्यू आ जाएगी 21d, ठीक है। वैसे ही यहां पे डालोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7d, और यही तो बोला था प्रूफ करने, होगा ना, -3d और 10d 7d, बोला था 3 टाइम्स है, प्रूफ कीजिए, हो गया प्रूफ। तो अब मैं लिख सकता हूं A25 = 3 टाइम्स A11। बल्ले बल्ले, आया मजा, आसान था। तो हेंस वी गेट कि भैया 11th टर्म है। एंड फाइनली इसका आंसर मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। देखो A25 21d आया और वैसे ही A11 भी इनका 7d आया, तो 7d और 21d हो गया 3 टाइम्स। आ रहा है समझ में, चलो भाई। और हाँ, सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी लिख के बताना कि सेशन मज़ा आ रहा है कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे 11th की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो भाई ऐसे भी 10th में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, अप्रैल 26 से कहाँ पेपर शुरू कर रहे हैं भाई, और ऊपर से इतने दिन बाद तक ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे 11th में ऑलरेडी इनरोल भी कर चुके हैं, पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब सारे बच्चे शुरू कर दिए 11th का, तो वो कहीं ना कहीं भाई एडमिशन ले ही रहे हैं। जैसे वेदांतु में तो बहुत सारे बच्चे ले लिए, तो जो फर्स्ट बैच है वो ऑलमोस्ट भर रहा है। तो जो चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 2 लिंक दिए हुए हैं। पहला लिंक तो दिया हुआ है जिसमें प्री बुकिंग लिखा हुआ होगा कि भैया 11th 12th आपको 2 इयर्स JEE दृष्टि जो बैच है ना, उसका नाम है दृष्टि, और दृष्टि बैच नाम है JEE वाले का भी और नीट वालों का भी। मतलब बेसिकली दृष्टि नाम है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10 से 11th जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे 10 से 11th जा रहे हैं और 11th 12th का 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं, उनके बैच का नाम है दृष्टि। तो नीचे दृष्टि नाम का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप JEE और नीट जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 2 साल का, वो यहाँ से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई हेल्प चाहिए, मतलब सर सेल्फ एनरोलमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा और कुछ चीज़ें जाननी है, जानकारी चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे एक चीज़ लिखा हुआ होगा, वेदांतु कोर्स फाइंडर असिस्टेंस। क्या लिखा होगा, वेदांतु कोर्स फाइंडर असिस्टेंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाजू में एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल भर देना, मतलब नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। 24 आवर्स में आपको एक कॉल आ जाएगा, आप उस कॉल को अटेंड कर लीजिएगा। आपको मैम सारा हेल्प कर देंगी कि भैया आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या डिस्काउंट मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है, कार्ड कैसे अप्लाई करना है, डिस्काउंट कैसे लगाना है, वो सब बता देंगी। एंड देन यू कैन एक्चुअली परचेज दैट, ठीक है। तो किसी को हेल्प चाहिए तो लिंक पे चले जाओ। कोई ऐसा है कि नहीं सर मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आता है, ऑनलाइन पेमेंट करना आता है, मेरे को कोई डाउट भी नहीं है, वेदांतु को जानता हूं, तो वो सेल्फ हेल्प लिंक का इस्तेमाल करें, दृष्टि के बैच में जाएं और वहाँ पे मतलब लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे एनरोल कर लें। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा सो दैट कि आपका टाइम बच जाए और आप पहले बैच में शुरू हो जाएं। जैसे ही आपका 14 मई को पेपर खत्म हो, 15-16 से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ratio of sum of n terms of 2 APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their mth terms. जरा ध्यान से देखो यार, क्या कहता है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms of 2 AP। तो सम ऑफ n term of first AP डिवाइडेड बाई सम ऑफ n term of second AP, ठीक है, ऐसा रेशियो। ये रेशियो दिया हुआ है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। तो जो पूछा गया है वो निकालते हैं बाद में। पहले तो ये देखो कि nth टर्म फर्स्ट और सेकंड AP का जो दिया है, इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर तुम इसको लिखोगे तो तुम इस तरीके से लिखोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और वैसे ही नीचे दूसरे AP के लिए भी लिखोगे, सेम n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब एक बात जरा समझो कि यार ये दो एपी अलग अलग हैं, इसलिए तो मैंने इसको 1 और 2 लिखा। तो यहां पे इन दोनों एपी का फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है, अगर एपी दो अलग अलग है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा। बस इनका nth टर्म सेम है, क्योंकि दोनों के लिए n लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, दोनों के लिए n लिखा हुआ है, तो n सेम रहेगा। बट बाकी a में यहां पे आपको a1 लिखना होगा, ये a2, ये d1 और ये d2, बिकॉज दो अलग अलग एपी है। समझ गए? ये क्लियर है? अब देखो, तो अब तो समझ में आ रहा है कि सर n/2 तो गया, ठीक है। अब बचा क्या? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी1, 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इस दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब तुम बोलोगे सर 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, उसका क्या कारण? तो वो मैं बताऊंगा, 1 मिनट बस रुक जाओ, वो मैं बताऊंगा पक्के से। बस एक बार 2 से डिवाइड करो तुम। तो तुम 2 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या होगा? न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो मन में, तो पूरे न्यूमरेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो ये 2a1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 गया, यहां से गया, तो यहां पे क्या बचा? a1, ठीक। फिर वैसे ही n माइनस वन प्लस d1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे तो 2 कहीं नहीं जाएगा, यहां पे तो रहेगा एज इट इज, प्लस n माइनस वन इंटू d1 और ये रहा डिवाइडेड बाई 2, ये तो कहीं नहीं जा रहा है। अब होल डिवाइडेड बाई, यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2a2 है तो ये 2 चला जाएगा, तो ये बचेगा a2, प्लस यहां पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2, ठीक है। ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया, और दोनों को किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को तो कर ही सकते हैं, मतलब जो भी काम आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हो वो कर सकते हो, कर दिया। और इज इक्वल टू यहां पे तो लिखा ही हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा किया क्यों, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, ये वाली चीज ना मुझे यहां से मिली है, मतलब जो गिवन क्वांटिटी है उससे मिला है, इतना इंफॉर्मेशन, ये मैं डब्बे में डाल दे रहा हूं। अब इतना इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन क्वांटिटी से मिला है, तो इससे मेरा फायदा क्या होगा? फायदा ऐसा होगा कि मुझे पूछा क्या गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। तो पहले तो निकालो कि mth टर्म मतलब tm फर्स्ट एपी का डिवाइडेड बाई tm सेकेंड एपी का, हमसे यही पूछा गया, mth टर्म दोनों एपी के, उसका रेशियो बताइए। तो mth टर्म लिखो पहले एपी का, तो ये लिखोगे तुम a1 प्लस m माइनस वन इंटू d1, ऐसा ही लिखोगे ना, यही लिखोगे। फिर यहां क्या लिखोगे? तुम लिखोगे a2 प्लस m माइनस वन इंटू d2, ये लिखोगे। अब मुझसे इसी का तो रेशियो पूछा गया है ना, मुझसे यही पूछा गया है कि भैया a1 प्लस m माइनस वन इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m माइनस वन इंटू d2, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। अब ये मुझे नहीं पता, तो मैं करूंगा क्या कि मैं देखूंगा इधर, और मैं देखूंगा कि क्या यहां से कोई मदद मिल सकती है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यार a1 और यहां पे a1 सेम है, a2 और यहां पे a2 सेम है, d1 और यहां d1 सेम है, d2 और यहां पे d2 सेम है। तो अंतर कहां है? सिर्फ एक अंतर दिख रहा है कि यार यहां पे n माइनस वन बाई 2 है और यहां पे m माइनस वन है, दोनों ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब इट्स जस्ट लाइक, इमेजिन करो कि मुझे ऐसा घर बना हुआ चाहिए, उसमें एक कमरा यहां, एक कमरा यहां, यहां पे बाथरूम। मुझे एकदम अल्ट्रा मॉडर्न बाथरूम चाहिए, लेकिन एक घर मुझे मिल रहा है रीसेल में, वहां पे एक कमरा यहां है, एक कमरा यहां है, बस बाथरूम थोड़ा गंदा सा है, मतलब मेरे को जैसा बाथरूम चाहिए वैसा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा घर खरीद लूंगा, बस बाथरूम को रिप्लेस कर दूंगा, या नया बाथरूम बनवा लूंगा अपने हिसाब से। तो बुद्धिमानी क्या कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सब कुछ सेम है एज इट इज यहां के हिसाब से, बस एक चीज गड़बड़ है, वो है n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पे m माइनस वन अगर होता ना, स्वाद आ जाता, पूरा काम बन जाता, मतलब मेरे को तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता, ये ऐसा ही करता ना। तो आंसर इसी में छुपा है। तो अब आपको तरीका समझ आ गया कि क्या करना है। अगर आपको ये पूरा घर खरीदना है तो आप खरीद लो, अच्छी डील मिल रही है, बस आपको एक चेंज कराना पड़ेगा, बाथरूम को चेंज कराना पड़ेगा, ये कमरा आपके हिसाब का है, ये कमरा आपके हिसाब का है, समझ गए? तो द ओनली चेंज, तो अब आप लिखोगे कि अच्छा, तो आंसर लाने के लिए n माइनस वन बाई 2 शुड बी इक्वल टू m माइनस वन।
रिप्लेस कर रहे हैं। n-1/2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? m-1 से। तो रिप्लेस कैसे करोगे? इन दोनों को बराबर कर दिया, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और n की वैल्यू निकालो। तो इसको इधर भेजा, तो ये क्या हो गया? n-1 इज इक्वल्स टू 2m-2। फिर ये -1 को इधर भेजा, तो n इज इक्वल्स टू 2m-1। आ गया आपका आंसर। मतलब n की वैल्यू अगर आप 2m-1 रख दो तो सारा काम हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने बोला अगर n की वैल्यू 2m-1 रख दो तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो कहां रख दो? तो बस ये वाला जो चीज अभी लिखा था, तो ये वाली जो चीज है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये पूरा स्टेटमेंट 7n+1/4n+27 इज इक्वल्स टू ये बड़ा सा a1 प्लस ब्ला 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 ब्ला। मैं एक फ्रेश पेज पे लिख रहा हूं 7n+1/4n+27 ये लिखा हुआ था इज इक्वल्स टू लिखा हुआ था a1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d1 और यहां लिखा हुआ a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2। ठीक, अब मैं इसमें करना ये चाहता हूं कि n की वैल्यू 2m-1 से रिप्लेस करना चाहता हूं। ये जो n की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2m-1, मैं इससे रिप्लेस करना चाहता हूं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम डालो n के जगह पे क्या डालो? 2m-1, तो तुम लिखोगे 7 इंटू 2m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे लिखो 4, ये है 2m-1 और प्लस 27, और वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे? a1 प्लस यहाँ पे n-1 है, तो n की जगह पे क्या लिखोगे? 2m-1 और फिर एक -1 ऑलरेडी है डिवाइडेड बाई 2 और इंटू d1, और वैसा ही डिनोमिनेटर में भी करो a2 प्लस यहाँ n की जगह पे क्या डालोगे? 2m-1 और फिर एक और -1 और डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में d2। ठीक है, अब सॉल्व करो। तो इधर वाला सोल्यूशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14m -7 और +1 तो 6 हो गया। नहीं एक मिनट, -7 और +1 -6 हो गया, तो ये हो गया 14m -6 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, 8m और -4 और +27, तो 27 - 4 23 होता है, तो ये हो गया 8m + 23। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या रहेगा? तो देखो ये तो मन में कर लोगे, -1 कितना होता है? -2 और ये भी 2, तो 2 इस 2 को कैंसिल किया, खत्म, और यहाँ -2 है तो वो भी कैंसिल होगा, तो -1 बचेगा। तो a1 एज इट इज a1 प्लस 2 से कैंसिल तो बचा m, -1 -2 हुआ था, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो m-1 और इंटू d1। वैसे ही डिवाइड करके नीचे यहाँ पे a2 प्लस m-1 और इधर d2 आया। बढ़िया, बस यही तो चाहिए था ना, निकल गया ना, यही चाहिए था ना तुमको, निकल गया, आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल था ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ लंबा था, तो फ्रैंकली बताऊं तो मुझे नहीं लगता ये 3 नंबर में आएगा, मुझे लगता है 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आएगा। बाय मिस्टेक लगता है यहाँ पे 3 में डाल दिया गया है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आएगा, बट आ सकता है, अच्छे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो आप कृपया करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसको मतलब समझ के जाइए, क्योंकि अगर पहली बार में अभी देखा और फिर छोड़ दिया तो अगर एग्जाम में आएगा तो 200% की गारंटी नहीं बना पाओगे। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई मारोगे बन जाएगा। चलिए भाई, तो एकदम वही सेम चीज की गई है जो मैंने अभी आपको बताया, 2m-1 से रिप्लेस, 2m-1 से रिप्लेस करोगे आंसर आ जाएगा 14m-6 अपॉन 8m + 23। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4 मार्क के एक आध दो क्वेश्चन बनाते हैं। इन एन AP of 50 terms, the sum of the first 10 terms is 210 and the sum of the last 15 terms is 2565. Find the AP. अच्छी बात है। तो देखो एक AP कैसे बनता है? AP ऐसे बनता है कि अगर A है पहला टर्म तो दूसरा A + D बनेगा, तीसरा A + 2D बनेगा, ऐसा डॉट 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 बनता है। फिर आखिरी में कोई जाके एक लास्ट टर्म बनता है, और लास्ट के ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा? लास्ट से पहले वाला टर्म क्या होगा? तो आपको नहीं लगता L - D होगा? क्योंकि हर टर्म आगे बढ़ने पे D ज्यादा होता है, +D होता है ना, +D तो अगर पीछे आएंगे तो -D होगा। तो कोई भी AP अगर फ्रंट से देखा जाए तो उसका कॉमन डिफरेंस जो भी है, बैक से देखने पे वो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। कॉमन सेंस है ये तो समझ ही रहे होगे, बस वही कॉमन सेंस यहां लगाना है। तो क्या करोगे?
50 टर्म का एपी है, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 लिख लो बेटा, S10 लिखो, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ठीक। और इसकी वैल्यू दी हुई है 210, काटा पीटी किया, इधर 0 से इधर का 0 उड़ाया, ये 2 को उधर भेजा, ये 2a प्लस 9d, तो ये हो गया 2a प्लस 9d, और 2 को उधर भेजा तो ये हो गया 42। ये आपका पहला इक्वेशन आया। अब दूसरा कह रहा है एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। लास्ट 15, अब ध्यान से देखना यहां पे बेटा, लास्ट 15 का मतलब S15 अगर मैं लगाऊं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी 15 है, तो मैं लिखूंगा 15/2 इंटू 2a होता है, तो 2। अब देखो लास्ट से जब मैं एपी देख रहा हूं तो फर्स्ट टर्म तो यही दिखेगा मेरे को, लास्ट वाला टर्म, क्योंकि द सम ऑफ एपी फ्रॉम द एंड लास्ट 15 टर्म्स, तो यही मेरा फर्स्ट टर्म बना। और ये जो लास्ट टर्म होता है ये होता क्या है, तो ये होता है भाई a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है, यही होता है ना लास्ट टर्म, बस। तो यही बनेगा आपका लास्ट टर्म। और हमारे केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो वो भी डाल दो यहाँ पे 50 - 1 49, तो ये हो गया a प्लस 49d, तो a प्लस 49d ये हमारा लास्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है, और यही हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगा। तो n/2 इंटू 2a, a के जगह पे a प्लस 49d, बिकॉज यही है हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स, तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स तो 15 है, तो आप यहाँ लिखोगे 15 - 1। और कॉमन डिफरेंस क्या डालोगे भाई, कॉमन डिफरेंस अगर स्टार्टिंग से है d तो एंड से क्या होगा -d, वही -d आपको यहाँ डालना है, तो आपने डाल दिया -d। तो अगर समझ के आगे बढ़ोगे बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम आसान, बस समझना तो था कि अच्छा सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स, पीछे से 15 टर्म ले रहा है तो क्या सोचा होगा, मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। और इज इक्वल्स टू 2565, 2565, यही बोल रहा है ना, लास्ट 15 टर्म्स का 2565 कर दिया। अब काटा पीटी करो, 15 से इसको काटो, 15 से काटा एक बार में 106, 15 छक्के 90, 90 और 115, 90, एक मिनट सॉरी, 15 एक बार में नहीं जाए, हाँ 15 एक बार में जाएगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, और एक बचा 171 में जा रहा है 15 से, ठीक है। और इधर वाला कैलकुलेट करो थोड़ा, तो इधर वाला कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 2a, और ये 2 को भी इधर भेज दो, इधर 2 को भी इधर भेज दो, तो 17, ये हो गया 342, 342, ठीक। अब इधर कैलकुलेट करो 2a, तो इज इक्वल्स टू 2a, फिर 2 इंटू 49, तो 2 इंटू 49 क्या हो गया 98d, और इधर 15 - 1, 14, 14 इंटू -d, तो -14d, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 भी कॉमन निकलेगा और काटा पेटी आएगा, तो या फिर 2 मत कॉमन निकालो, क्योंकि यहाँ पे भी 2a दिखा हुआ है, 2a प्लस 49d इक्वल्स टू 42, तो तुम 2a रख लो, काटने में आसान होगा। 98 में से 14 गया तो 86, 84 बच रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो गया 84d, ये हो गया 2a, तो 2a और इधर हो गया 342, तो आ गया ना। ये दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस 84d इक्वल्स टू 342, और यहाँ से पहला इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। अब बस माइनस कर दो, तो जैसे ही तुम, हाँ 9d था ना, हाँ 2a गया, माइनस करोगे 342 में से 42 300 गया, तो यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू 2a गया, 84 में से 9 गया तो 74 नहीं 75, 75d, तो d की वैल्यू 75 से कटा 4 बार में, तो d की वैल्यू आ गई 4। अब d की वैल्यू 4 उठा के इसमें डाल दो, तो 9 चौके 36, 36 को उधर भेजा, 42 - 36 6, 2a इक्वल्स टू 6, मतलब a की वैल्यू 3। आसान था, ज्यादा कठिन तो नहीं था। तो हाँ बस ये था कि सोचने वाली बात थी, ये वाला कहाँ, हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सोचने वाला था कि जब आपको इक्वेशन लास्ट वाले से बनाना था। तो देखो कभी भी ज्यादा मार्कर आते हैं तो 2 ही कारण से आते हैं, या तो वो कठिन है सोचने में, या तो वो लंबा है, बहुत लेंदी है और उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। दैट इज द ओनली 2 वे। तो बस बढ़िया, आपका आंसर आ गया। d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3। पूछा क्या है, फाइंड द AP, तो d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, तो बस बना दो। 3 4 3 7 7 4 11,
4 15 एंड डॉट डॉट डॉट, बन गया एपी। आसान था ना। तो 2a + 9d = 42, हमारा भी फर्स्ट इक्वेशन यही था। दूसरे इक्वेशन में 2a + 84d = 342, हमारा भी यही था। माइनस किया तो d की वैल्यू 4, बिल्कुल सही, a की वैल्यू 3, बिल्कुल सही, 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, बल्ले बल्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। पहले 6 टर्म का मतलब S6 42 है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। 10th टर्म का रेशियो T10 और 30th टर्म T30, ये है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहां से पहले तो वैल्यू कुछ निकालने की कोशिश करो। 10th टर्म कैसे लिखोगे? तो तुम लिखोगे साफ साफ a + 9d, वैसा ही होता है 10th टर्म। और 30th क्या होगा? a + 29d इक्वल्स टू 1/3। इसको इधर तो बड़े आराम से 3a + 27d इज इक्वल्स टू a + 29d। ठीक है, तो इसको इधर इसको उधर, तो ये आ गया बड़े आराम से 2a = 2d एंड हेंस a = d। तो ये पहला रिलेशन आया a = d। अब इस a = d का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? यहाँ पे S6 = 42, 6 टर्म बोला ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब 6/2, यहाँ पे होगा 2a + n - 1 मतलब 6 - 1 इंटू d, ऐसा ही होगा। और इसकी वैल्यू दी हुई है 42, ऐसा ही है ना। 6/2, तो 6/2 से तो बड़े सिंपल से 3, ये हो गया 3 और 3 से इसको काटो 14, 14, ये तो सिंपल था। 2a, ठीक है, 2a प्लस 6 - 1 मतलब 5, और d के जगह पे भी मैं a लिखूं क्या? क्यों? क्योंकि भैया a और d तो बराबर है ना। तो यहाँ 5d जो आएगा तो 5a ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और इज इक्वल्स टू वहाँ पे है 14, तो 2a + 5a कितना हो गया? 7a। 7a = 14 मतलब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू 2 आई है तो d की वैल्यू भी 2, तो a और d दोनों 2 हो गए। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, 2 तो आपने निकाल लिया। 13th टर्म निकालना है, तो आ गया 13th टर्म। 13th टर्म क्या होता है? a + 12d, तो आ गया, ये हो गया 13 × 2 26। कितना सिंपल था नहीं था? आया मजा? बस इतना ही सिंपल है भाई, एपी तो इतना ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इनफैक्ट। मज़ा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताते ज़रूर रहना, ज़रूर बताना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलो भाई, तो इसका भी आंसर आ गया 1:3। a = d = 2, दोनों a और d दोनों का 2 वैल्यू आया। 26 आया 13th टर्म और फर्स्ट टर्म तो a आया, बिल्कुल सेम। अब अगला सवाल, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। 4 नंबर एपी में है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनका सम 32 है। हमेशा याद रखना, कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ हो और उसका सम दिया हुआ हो या प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और एपी में हम क्या लेते हैं वो याद रखना, क्योंकि वो याद ही रखना है। तो पहला टर्म a - 3d होगा, फिर a - d होगा, फिर a + d होगा और फिर a + 3d होगा। ध्यान रखिएगा, आप 4 टर्म को a + d, a + 2d, a + 3d नहीं लेंगे, आप ऐसा लेंगे, इससे सवाल आसानी से सॉल्व होता है। ठीक, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है पता है? एक के बाद दूसरा। तो जैसे मान लो एक मैं बोलूं कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, सब एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा। तो अगर एपी में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मान लो कोई एपी है 2 5 7, 2 5 8 11, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, इनको कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे। ठीक है, चलो इसका सम दिया हुआ है 32, तो इन सबको ऐड करो और ये 32। ऐड करने में सबसे बड़ी खूबसूरती इस नंबर की यही है, सारे डी वाले कट जाएंगे, इसीलिए इसको ऐसा लिया गया है। -3d + 3d गया, -d + d गया, तो 4a = 32, तो a की वैल्यू 8। बहुत बढ़िया। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, पहला और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब a - 3d इंटू a + 3d, इसका प्रोडक्ट, और टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, दोनों मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, इन दोनों का रेशियो, देखो यहां पे लिखा हुआ है द रेशियो, इन दोनों का रेशियो, तो मतलब a - d और a + d, इन दोनों का जो रेशियो है इस तरीके का, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज 7:50। क्या है रेशियो?
7/15। तो हमारे पास a की वैल्यू 8 आ गई है, अब बस d ही निकालना है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, निकाल लेते हैं। a - 3d इंटू a प्लस 3d, ये तो a - b इंटू a प्लस b हो गया, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिख दोगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस d a प्लस b, अगेन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और ये वैल्यू दी हुई है 7/15। तो मैं नए पेज पे लिख लेता हूँ, ये है a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजा तो 15a स्क्वायर माइनस 15 9 135 135d स्क्वायर इक्वल्स टू इधर भेजा तो 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी 8 आ रखी है, हमने निकाला था ना, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 8। अब सारी वैल्यू डाल दो, 7a स्क्वायर को इधर भेजो पहले, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 135 को उधर भेजो, तो 135 में से 7 गया, कितना बचा 128, तो 128d स्क्वायर। बड़ा सिंपल यार, तो 8 है, ठीक है, अच्छी बात है 8, और a की वैल्यू भी 8 है, तो यहाँ पे लिख दो 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 128 क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 128 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 2, 128 ऐसा ही होता है। 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 2 128, तो 128 को ही मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है d स्क्वायर, इतना ही ना। अब देखो कितना आसानी से कट गया, 8 8 8 8 गया, और 2 से 8 कैंसिल करो कितने बार में 4, तो 4 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, बन गया आंसर 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो दिस एम्प्लॉयज डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, डी की वैल्यू जैसे ही प्लस माइनस 2 आई, ए की वैल्यू ऑलरेडी 8 है आपके पास, उसके बाद फाइंड द नंबर, तो नंबर तो मिल ही जाएगा यार, निकाल लोगे। देखो सेम चीज आई है यहाँ पे, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू इधर 8, देखो ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, उसके बाद आप नंबर निकालो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, या d माइनस 2 लोगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, 14 10 6 2, नहीं तो 2 6 10 14, तो d प्लस माइनस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आंसर बड़े सिंपल तरीके से आ जाएगा। समझ पाए क्या सारे? आसान था। देखो सारे सवाल आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझ के संयम लेके आराम आराम से धीरे धीरे समझते हुए सॉल्व करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह दिमाग में उतरेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये केस स्टडी, तो केस स्टडी में कुछ तो दिया हुआ है। पहला सवाल देखते हैं इस पे। सवाल क्या है? अच्छा सवाल इसी में था, सॉरी, तो सवाल देख लेते हैं भाई। क्या था, एक मिनट, हाँ क्या है देन क्वेश्चन, अच्छा सॉरी क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहले रो में कितनी सीट है। तो मेरे को नंबर कहाँ दिख रहा है, मेरे को नंबर दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को नंबर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 3 जगह नंबर, और यहाँ चौथे पे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा क्या है। शी फाइंड्स दैट द फिफ्थ रो कंटेन्स 31 सीट्स एंड द 16th रो contains 75 seats. Then she counted the total number of rows to be 20. What is the number of seats in the first row? अच्छा, ये AP में है लगता है। ये बच्ची क्या बोल रही है कि ऑडिटोरियम है, लार्ज नंबर है, स्टैंड अप कॉमेडीज, डांस, शी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज AP पैटर्न इन द सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में AP पैटर्न है, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड था, AP का क्वेश्चन ही होगा। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, शी फाइंड्स दैट फिफ्थ रो कंटेन्स 31 सीट्स। फिफ्थ रो का मतलब ऐसा समझेगा कि फिफ्थ टर्म 31 है, फिफ्थ टर्म, तो A + 4D, फिफ्थ टर्म हमारा 31 है, ठीक है, फिफ्थ रो, एंड दैट 16th रो कंटेन्स 75 सीट्स, मतलब 16th टर्म हमारा, तो A + 15D, ये हमारा कितना है, 16th रो कंटेन्स 75 सीट्स। आ गया, दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को माइनस करो। जैसे ही माइनस करोगे ये बन जाएगा 11D और इज इक्वल्स टू 75 में से 31 74 और 30 44, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 बेटा। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस 4 आया यहाँ पे पुट कर दो, 4 चौके 16, 16 को उधर भेजा, A की वैल्यू आ गई 15। A की वैल्यू 15 मतलब समझ ही रहे हो, पहला टर्म मतलब पहले रो, तो पहले रो में कितने सीट्स मिल गए, 15 सीट्स। यही तो पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो, तो पहला टर्म आ गया 15। सॉल्व किया, A की वैल्यू 15 आ गई। देखो सेम वे, 31 इक्वल्स टू A + 4D एंड 75 इक्वल्स टू A + 15D। आसान। अगला,
What is the difference between the number of seats in any two consecutive row? Difference between any two consecutive मतलब क्या? जाहिर सी बात है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस हमने अभी भी निकाला था 4, तो कोई भी दो रो के बीच में नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस कितना होगा? 4। ये भी आसान था, बड़े सिंपल तरीके से आ गया आंसर, D = 4। समझे? तो बस बल्ले बल्ले आज का सेशन हुआ समाप्त और ये रहा आपका होमवर्क। तो सारे लोग अपने होमवर्क को नोट डाउन कर लो। ये होमवर्क आपको बना कर लाना है अगले सेशन में, मतलब बना के आना है, और आंसर इस क्वेश्चन का आपको इसी सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है? तो सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तनदेही से, ठीक है? चलो, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का सेशन हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और इन सेशन से आपको मदद मिल रही होगी। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना सेशन कैसा लग रहा है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ अच्छा हो, कुछ ख़राब हो, जो भी तुम्हारा फीडबैक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और जो बच्चे 11th 12th में इनरोल करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक लिंक दिया हुआ होगा दृष्टि बैच, दृष्टि जेई एंड दृष्टि नीट। तो जो जेई जाना चाहते हैं जेई कर लेंगे, जो नीट करना चाहते हैं वो नीट कर लेंगे। सारा डिटेल इंफॉर्मेशन उस लिंक पे है। अगर आपको उससे सारा इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता है और आपको कोई और हेल्प की जरूरत है इनरोल करने के लिए, तो और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा वेदांतु कोर्स फाइंडर असिस्टेंस। तो कोर्स फाइंडर असिस्टेंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। वहां पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, और कौन से क्लास में पढ़ते हैं, ये सारे डिटेल अगर आप डाल देंगे तो विदिन 24 आवर्स मेरी टीम से आपको एक कॉल जाएगा, एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप उनसे क्लियर कर लीजिए, और फिर वो आपकी मदद करेंगे एनरोल करने में, ठीक है? तो डू टेक योर डिसीजन एज फास्ट एज पॉसिबल, सो दैट कि आप कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया होगा। मुलाकात करते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।